हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारे चैप्टर है, ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, चैप्टर 6। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें हमारे चैप्टर की हेडिंग नेम से, कि इस हेडिंग को सबसे पहले हम समझने वाले हैं और उसके बाद फिर हम आगे क्या समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट में हम हेडिंग में अगर देखें तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस, मतलब कि ह्यूमन का अपने इन्वायरमेंट से जो इंट्रैक्शन है, जो एक दूसरे पे जो इंटरकनेक्शन है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन आगे देखिए द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब दो रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें चैप्टर के अंदर एक फ़ोटो दिखाई गई है, फर्स्ट फ़ोटो। और अगर हम जूम करें तो इस फोटो के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि अलग अलग ड्रेसेस के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग अफ्रीका जो कंट्री है उधर साइड के हैं, और यहाँ पर कुछ लोग रशिया से हैं, कुछ लोग इंडिया से हैं, और अलग अलग ये बेसिकली पिक्चर दिखा रही है कि लोग किस तरह से, लोगों का जो पहनने का तरीका है कपड़ों को और उनका जो कल्चर है वो दिखा रही है। जैसे कि कहीं पर कुछ इस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, वो इनके कल्चर के हिसाब से होता है। ये देखिए कुछ इस टाइप का नेपाल के अंदर अगर आप देखें तो ऐसा पहना जाता है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन, सबसे पहले हमें पता कर लेते हैं कि जो अमेज़न बेसिन है वो है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको मैप मिल जाता है, और इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा पूरा साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है। अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, और इसमें देख सकते हैं कि जो बिगेस्ट कंट्री जो है साउथ अफ्रीका के अंदर वो ब्राज़ील है। अब ये जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन, अब ये जो जितना भी अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है। अगर हम बात करें कंट्रीज़ की जिनको ये टच करता है, तो वो हैं जैसे कि अपना ब्राज़ील, कुछ पार्ट ऑफ पेरू, और बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, और बहुत कम पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो अब इसके अंदर आपको पता है कि अमेज़न रिवर के बारे में आपने सुना होगा, अमेज़न फॉरेस्ट दी रेन फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पर वो लोकेट करते हैं, और ये बीच में जो आप मेन स्क्रीन देख रहे हैं ये है अमेज़न रिवर। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। बिफोर लर्निंग द अमेज़न बेसिन लेट अस लुक एट द मैप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। देखिए कि इसमें जो ट्रॉपिकल रीजन है वो जो है इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज में है। ये देखिए यहाँ पर आपकी इक्वेटर जो है 0 डिग्री ये रहा। ये देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ट्रॉपिकल रीजन। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ का जो पॉइंट है यहाँ पर ये लाई करता है। अब बात करें कि ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और ये रिवर फिर आगे जाके जो लास्ट जो माउथ और रिवर है वो इसका कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग ये जो पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे इस रिवर का माउथ ऑफ रिवर है,
यानी कि यहाँ पर रिवर जो है, एक ये जो महासागर है यहाँ पर ड्रेन हो जाती है, और इसकी स्टार्टिंग इस साइड से होती है, इस साइड से, ठीक है। अब वही लिखा हुआ है कि अगर हम देखें कि जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये ओके, ये इतना पार्ट, ये एक तो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एंड देन ये इस पैरा के अंदर से हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिनको हम नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। और साथ साथ बगल में जो डू यू नो फैक्ट्स हैं इनको भी हम समझते चलते हैं। क्या लिखा है? When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribe wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the Faris tribe of women warrior known as ancient Roman Empire as the Amazons. Hence the name Amazon. मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि जो अमेज़न बेसिन है, जो अमेज़न रिवर है, और साथ ही साथ जो अमेज़न रिवर है इनका नाम अमेज़न क्यों पड़ा। तो कहानी कुछ ऐसे थी कि कुछ स्पेनिश जो स्पेन जो कंट्री है उधर से कुछ एक्सप्लोरर्स निकले, और उन्होंने फिर चलते गए तो उन्होंने एक रिवर को फाइंड किया, और जिसको आज हम अमेज़न रिवर के नाम से जानते हैं। और फिर जब वो उन्होंने डिस्कवर करने के कुछ ही देर बाद उनके ऊपर एक लोकल ट्राइब्स आपको पता ही है, लोकल ट्राइब का अटैक उनके ऊपर हो गया। मतलब लोकल ट्राइब जो थी उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ट्राइब्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने हेड गियर्स और ग्रास के कपड़े पहन रखे थे। अब ये एक सवाल उठता है उन लोगों के लिए कि ऐसी कौन सी ट्राइब है। तो फिर उन लोगों को याद आया कि एक वुमेन वॉरियर्स की एक ट्राइब थी रोमन एम्पायर के अंदर, जिसको अमेज़न नाम से जाना जाता था। इसी कारण, यही एक कारण है कि ये जो बेसिन है पूरा, इसको अमेज़न बेसिन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्लोसरी दे रखी है, ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। तो ट्रिब्यूटरीज एक स्मॉल रिवर और एक स्मॉल स्ट्रीम होती है जो कि आगे जाकर एक मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़ जाती है। मतलब जैसे कि कोई एक रिवर है, जैसे कि आप लोग ले लीजिए गंगा जो रिवर है, तो उसके अंदर जैसे जो दसन, चांबल, गंडक, कोसी, ऐसी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं आकर मिल जाती हैं। वो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं क्लाइमेट कैसा है अमेज़न बेसिन का। तो जो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट है उधर का काफ़ी ज़्यादा हॉट और वेट है पूरे ईयर। जैसे अपने यहाँ सीजन्स होते हैं ना, समर सीज़न और रेनी सीज़न और विंटर सीज़न, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पूरे ईयर हॉट और वेट क्लाइमेट है। अब हॉट और वेट क्लाइमेट है क्यों? कि अब आप लोगों को पता ही है कि जो इक्वेटर के पास ही लाया करता है, तो रिवर से जितना पानी जो है काफ़ी जल्दी जो है ना इवेपोरेट होगा। और जैसे जैसे वो इवेपोरेट होगा उससे क्या होगा कि रेन होगी, वाटर साइकिल, पानी इवेपोरेट होगा और फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में
हम ग्राउंड के ऊपर आएगा, तो वो सेम यही होता है, वो आ जाता है, पानी जो है ग्राउंड पे प्रेसिपिटेशन या रेन के फॉर्म में आ जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो अपना जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर जो है ट्रीज़ होते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा हाइट पे ट्रीज़ होते हैं ना, तो फिर वो सनलाइट को आने से रोक लेते हैं, सनलाइट को आने से रोक लेते हैं, यानी कि जो सनलाइट है वो वहाँ के ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, जिस कारण वहाँ पर गीलापन, जो रेन है का वाटर है, वो रह जाता है। इसी यही कारण है कि हॉट और वेट क्लाइमेट उधर में पाया जाता है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। मतलब जो दिन और रात दोनों ही हॉट और ह्यूमिड होती है। अब आगे अगर हम देखें, द स्किन फील स्टिकी, मतलब ये जो स्किन है वो स्टिकी स्टिकी फील करेगा आपको जब आप वहाँ पे जाओगे। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। मतलब कि ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ पर रेन होती है और पूरे दिन होती है। अब अगर हम आगे देखें तो जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्स में टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, पर जो ह्यूमिडिटी है वो हाई ही रहती है, ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। तो अब हमने क्लाइमेट के बारे में समझ लिया है। क्लाइमेट ऑफ अमेज़न बेसिन। ओ भाई ये क्या हो गया? सो नाउ अब हम अगर अब यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है, रेन फॉरेस्ट्स। वाई दिस फॉरेस्ट आर नोन एज रेन फॉरेस्ट्स? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि इनको रेन फॉरेस्ट्स क्यों कहते हैं। अब आपको पता है कि ये जो जगह है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रेन होती है, और यहाँ के जो फॉरेस्ट्स हैं वो थिक होते हैं और डेंस यानी डेंस रूफ के होते हैं, मतलब जो घना, बिल्कुल घना और काफ़ी थिक फॉरेस्ट होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रांचेस और लीव्स की वजह से सनलाइट प्रॉपरली जो है ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती। अगर आपने देखा होगा, कभी कभार क्या होता है, बारिश आ जाती है और फिर एक जगह पे वहाँ पर बारिश का पानी गिर गया है और सॉइल के साथ मिक्स होकर उसने कीचड़ टाइप बना लिया है। फिर जब आप उस जगह पर सनलाइट को नहीं पहुंचने देते हो, सनलाइट की सप्लाई को कट कर देते हो, तो क्या होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है वो जो जगह है सेम टू सेम जैसी डार्क पहले थी, उसका कलर भी चेंज नहीं होता है इनफैक्ट। और जो हमारे जो अमेज़न फॉरेस्ट है, ये इसके अंदर फोना ज़्यादा है। फ्लोरा और फोना दो वर्ड होते हैं। फोना यानी कि एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ, और फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, वेजिटेशन। अब यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दे रखा है एक बर्ड का, ये देखिए, इसका नाम है टोकन कहेंगे अपन इसको। और ये बर्ड वहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर एक लाइन है, birds such as tokens, figure 6.4, hummingbird, mako with their brilliant colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we see commonly in India. The birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloths and ant-eating tapirs are found here. मतलब कि यहाँ पे जैसे कि बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के अंदर टोकन्स, हमिंग बर्ड्स और एक मैकाओ और
ऐसे काफ़ी सारे बर्ड जो है उधर पाए जाते हैं। और ये बर्ड्स अपने ब्रिलियंट कलर्स से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे टोकन है, इसका कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया नेचर ने इसको दे रखा है। अब आगे देखें तो साथ ही साथ ये जो जितने भी बर्ड्स मैंने आपको बताया, ये फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी लाउड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमें बताया गया एनिमल्स के बारे में, जैसे कि मोंकी, स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में आया था कि जो 5th मतलब एक स्लॉथ एक ऐसा जानवर होता है जो कि मतलब कि अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में कम से कम 5 से 6 दिन तो वो पेड़ के ऊपर ही रहता है। एक दिन बस वो खाना ढूंढने या फिर खाता तो पत्तियाँ ही हैं, या फिर एक्सक्रीशन करने के लिए वो पेड़ से जाता है। फिर एंड ईटिंग टापिर, जैसे टोकन्स बर्ड्स का नाम है, वैसे एक टापिर्स का भी नाम है। टापिर्स कुछ इस टाइप के जानवर हैं, आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहे हमारे एंट ईटिंग टापिर्स। ये जो है एंट खाते हैं ये टापिर्स। अब जैसे अगर बात करें रेप्टाइल्स की, फौना है तो बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स भी आएंगे ना। तो अब रेप्टाइल्स के अंदर देखें तो वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो अराइव इन दीज जंगल्स। मतलब कि जो स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, एनाकोंडा, बोआ, इतने सारे खतरनाक जानवर और रेप्टाइल्स और इनकी अलग अलग स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्नेक्स, टाइप्स ऑफ पाइथन्स, टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि फौना के अंदर अब तो फिश भी आएगी, रिवर्स हैं तो फिश भी होंगी। फिश के अंदर फ्लैश ईटिंग पिराना, जिसका अगर देखें तो लोग पिराना की जगह बिराना बोलते हैं। तो ये जो है फ्लैश खाती है, मांस खाती है, जो रिवर्स है वहाँ की, वहाँ पे पाई जाती है। अब आगे देखें तो आगे बात आती है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स। पीपल जो हैं बहुत कम एरियाज़ को क्लियर करके वहाँ के ट्रीज़ को हटा कर रहते हैं। अब जो मैन का काम है, अब आप लोगों को पता है कि जैसे अपन लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि ज़्यादातर तो मैन, हिस्ट्री में भी एक आते हैं कि लोग कि जो मैंस हैं वो ज़्यादातर हंटिंग और ये सब बाहर के काम करते हैं, जैसे फ़िश पकड़ना हो गया। और यहाँ पर सेम यही है, बट वुमेन्स यहाँ पर क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स का ध्यान रखना, ख्याल रखना, पानी देना उनको, ये सभी काम वो करती हैं। अब वहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है? दे मेनली ग्रो तापियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। मतलब कि तापियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ये लोग उगाते हैं। अब साथ साथ ही तो वुमेन्स साथ साथ जैसे कि आपको बताया कि क्रॉप्स का ख्याल रखती हैं, वैसे वुमेन्स क्रॉप्स का ख्याल रखने के साथ साथ अपने घर के अंदर जो काम होते हैं वो भी करती है, हाउस होल्ड वर्क। अब यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है ड्यूनो फैक्ट के अंदर। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है फुल टू फुल अंडरलाइन। ये पूरा फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न, खेती करने का एक तरीका है स्लैश और बर्न का। स्लैश काटा, बर्न जला दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसे क्या होता है। अब जैसे कोई एक लैंड है, अब उस लैंड के ऊपर काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं। एक फार्मर आया, उसने उन सभी ट्रीज़ को कट कर दिया। सभी ट्रीज़ को कट करने के बाद वहाँ पर वो क्या करेगा ना, स्लैश हो गया, कटिंग हो गई ट्रीज़ की, वो उन सभी को बर्न कर देगा। बर्न कर देगा तो फिर बर्न करने से क्या होगा
कि जो ट्रीज़ की जो फर्टिलिटी है, उनके अंदर जितने भी मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं वो सभी सॉइल के अंदर रिमिक्स हो जाएंगी, जिसके कारण जो सॉइल है वो वापस से फर्टाइल हो जाएगी और उसमें हम मतलब उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीका है। तो अब हम आगे देख लेते हैं स्लैश एंड बर्न। आप लोग चाहे तो नोटबुक के अंदर जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। स्लैश एंड बर्न आपकी बुक के अंदर भी दिया जाएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आइए, ओ नो। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर बुक के अंदर अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी लाइफ होती होगी, ये लोग ऐसे, इनका एग्रीकल्चर का तरीका हमने बता दिया, पर ये अर्लियर समय में होता था। आज यहाँ बहुत कम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर हाईवेज बनवा दिए हैं। वहाँ पर आप गाड़ी लेके आराम से जा सकते हैं। वहाँ पर होटल्स हैं, शॉप्स हैं छोटी मोटी, जिनसे कि आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। तो अब जब पेड़ कटे वहाँ के, तो वहाँ पे आसपास जो ट्राइब्स के लोग रह रहे थे, हो सकता है उनको भी उन्होंने वहाँ से भगाया हो। तो अब उनको जब भगाया उन्होंने, तो उनकी भी रहने की जगह जो है नहीं बची। साथ ही साथ उस वहाँ के जो पेड़ हैं वहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स वहाँ पर रहते होंगे, उनको भी वहाँ से या तो मारा गया, जैसे कि जो पॉइज़न देकर, या हो सकता है मारा गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको वहाँ से भगा दिया गया हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने ना, फिर वहाँ पर अब ये बात नहीं रही जो मैंने आपको समझाया, अब वो बात नहीं रही है। तो अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये डायग्राम है। अब ये देखिए, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज़ थे, फिर आगे जाके जो इंसान है उन्होंने कुछ ट्रीज़, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 ही पार्ट बचा है, इसको काट दिया। 1/4 पार्ट यानी कि 3/4 पार्ट काट दिया। वहाँ कहीं पे एग्रीकल्चर कर लिया, कहीं पे घर बना लिए, कहीं पे कुछ कर लिया, ठीक है। और जो 1/4 बचा, उस 1/4 को इन्होंने फॉरेस्ट के रूप में छोड़ दिया। फिर अब आगे और टाइम बीतता गया, फिर उन्होंने उस 1/4 में से भी आधा काट दिया, फिर उन्होंने और ज़्यादा अपने लिए जगह एक्सपेंड कर ली। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि जितना ज़्यादा सोसाइटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, उतने ज़्यादा सोसाइटी के नीड्स और एरिया के अंदर डेवलपमेंट होगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ज़्यादा में एरिया रहेगा रहने के लिए, उतनी ज़्यादा जगह चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये था हमारा रेन फॉरेस्ट के बारे में। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेन फॉरेस्ट जो थे पहले काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब देखे तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे फ्लोरा फौना भी होते थे, पर अब कुछ जगहों पे तो वह एकदम बैरन लैंडस्केप बन चुके हैं, यानी कि बंजर ज़मीन बन चुकी है वो। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने इंडिया के एक एग्ज़ाम्पल को। तो जो हमने पहले तो पढ़ा वो था साउथ अफ्रीका का एक एग्ज़ाम्पल, साउथ अमेरिका का। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, पूरा नहीं है मैप पर, साउथ वाला पार्ट नहीं है, डेक्कन वाला। अब यहाँ पर आप लोग ये जितना भी ग्रीन पोर्शन देख सकते हैं, ये पूरा है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब यहाँ पर अगर आप जूम करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिल्ली भी हमारी यहीं पर है ना, हाँ शायद, हाँ यहीं पर है हमारी दिल्ली। और देखें तो दिल्ली भी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के अंदर आती है। अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। और देखा जाए तो ये अब इस चैप्टर का एक मेन जो हेडिंग होती है ना,
लास्ट टॉपिक हमारा यही है। अब इसके बारे में हम फ्लोरा फौना पढ़ेंगे इसका, और फिर आगे जाके हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर से बना है। जैसे वहाँ पर एक मेन रिवर कौन सी थी, अमेज़न। कहाँ पर, अमेज़न बेसिन के अंदर। पर यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो मेन रिवर हैं। अब ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाया करता है। बट जो देखे हमारा अमेज़न बेसिन ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाया करता है। तो ये इसकी लोकेशन है, मार्क कर लेना। अब आगे देखें तो गंगा रिवर की यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज के नाम दे रखे हैं, वो नाम मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। घाघरा, दसन, चांबाल, गंडक, कोसी, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की। ये अब आगे क्वेश्चन है कि द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर ड्रेन होती हैं उनको नाम आपको खुद को लिखना है। तो ये भी मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट के अंदर लिख के बता देंगे। अब जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से इंडिया का मैप दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपको पता है हिमालयन रेंज है इधर, तो यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास एंड द सुंदरबन डेल्टा। अब आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी के अंदर ही कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। अब डेल्टा किसको कहते हैं, मेन क्वेश्चन एक तो ये बन गया। माउथ ऑफ द रिवर मतलब कि कोई एक रिवर है। अब अपने इसी बेसिन में से गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों रिवर्स आई और यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है इसके अंदर ड्रेन हो गई। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को हम डेल्टा कहेंगे या फिर माउथ ऑफ द रिवर। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो माउथ ऑफ द रिवर। अब यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स की रेंज है और अब एक और यहाँ पर टर्म आई है ऑक्सबो लेक्स। मतलब कि एक ऐसी लेक जैसे कि कोई एक मेन स्ट्रीम है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही समझा देता हूँ। ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कलर भी रिवर वाले कर लेते हैं। अब जैसे कि कोई एक मेन स्ट्रीम है, मान लो या कोई एक रिवर है। अब क्या होगा ना कि ये जो रिवर है, अब ये रिवर मुड़ती जाएगी, यहाँ से जो है ये ऐसे करके मुड़ती जाएगी। अब जितना ज़्यादा मुड़ेगी ना, अब जैसे अब ये मुड़ेगी तो क्या होगा कि ये मुड़ती जाएगी एकदम बैंड हो जाएगी और बैंड होकर एक इस टाइप का यू शेप बना लेगी, इस टाइप से। और जब ये इस टाइप का यू शेप बना लेगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे सैंड पार्टिकल्स इधर ऐसे करके जमा होने लग जाएंगे, ऐसे करके जमा होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, ये इतना हिस्सा होगा ना, जैसे कि ये इतना हिस्सा रिवर में से कट आउट हो जाएगा और ये जो रिवर है ये इधर से अपना एक नया रास्ता खोजकर यहाँ से ऐसे आगे तक फ्लो होती रहेगी। बट ये जो कट ऑफ वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। अब इसको ऑक्सबो लेक एक तो इसीलिए कहा गया है
कि एक तो ये देख सकते हैं ऐसे एक ऑक्स जैसे आप देखते हैं, तो उसके जो कमर के ऊपर या पीठ के ऊपर कुछ इस टाइप का शेप होता है ना, ऐसे करके होता है एक ऑक्स, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर, ड्राइंग के ऊपर कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। तो उसके ऊपर इस टाइप का एक होता है ना, तो इसी शेप के अंदर हमारे ऑक्सबो लेग्स जो हैं इस टाइप से सॉइल आ जाती है और ये कट ऑफ हो जाते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सबो कहा जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट से, हमको चैप्टर ख़त्म भी करना है। अब आगे जैसे अगर हम देखें क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स उधर की क्रॉप किस टाइप की है, तो यहाँ पर एक लाइन है, द मेन क्रॉप इज पैडी सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। अब ये बेसिन है, हाँ, तो जो वहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है पैडी, यानी कि राइस, चावल, धान, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अब ये जो कल्टीवेशन पैडी को उगाने के लिए आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो वाली जो फोटो है फिगर 6.9, ये है कल्टीवेशन ऑफ पैडी। ये देखिए, ये कल्टीवेशन ऑफ पैडी आप लोग देख सकते हैं कि पूरा खेत जो है पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर अब ये जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, ये यहाँ पर लगा रही हैं धान, इसमें बो रही हैं। और जो असम है, असम के अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि असम की जो एक फेमस बात यह है कि वहाँ पर टी गार्डन्स है काफ़ी सारे, मतलब जो आप जो चाय के अंदर जो चाय पत्ती डालते हैं ना, वो चाय पत्ती को भी उगाया जाता है, उसी चाय पत्ती के काफ़ी सारे आप लोग गार्डन्स या बाग कह सकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। तो अब अगर बात करें वेजिटेशन की, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये यहाँ पर माउंटेन्स है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स होंगे, कहीं पे प्लेन होगा, कहीं पे हिली एरिया होगा। तो अब अगर जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल deciduous trees grow along with teak, साल एंड पीपल। अब यहाँ पर ट्रीज के नाम दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टीक, साल एंड पीपल, और साथ ही साथ यहाँ पर थिक बैम्बू भी ग्रो होते हैं। और अगर देखा जाए तो बैम्बू जो है इस प्लेन के काफ़ी ज़्यादा कॉमन, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मैप हम वापस ले आए हैं, मैप का भाई इस यहाँ पे बहुत काम है इसमें। अब देखिए, मैंने और ज़्यादा जूम कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा के अगल बगल जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें ना, अपनी बुक में देखिए, काफ़ी ज़्यादा हल्का हल्का कलर है, तो ये जो ग्रीन में हल्का हल्का कलर है ना, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव एक फॉरेस्ट है जो कि सुंदरबन डेल्टा के अगल बगल में है। अब चलो ट्रीज हो गए। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो अमेज़न बेसिन था उसमें काफ़ी सारी क्रॉप्स थी। अब आप कहोगे कि भाई इतनी सी क्रॉप्स से तो नहीं होगा, और भी क्रॉप्स चाहिएंगी। तो अब यहाँ पर वीट, मेज, सोरगम, ग्राम और मिलेट्स ये भी उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्रॉप्स को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो वो जो दो क्रॉप्स के टाइप्स हैं वो हैं, एक है स्टेपल क्रॉप और एक है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप यानी कि एक ऐसी क्रॉप जो कि आप बेचने, मार्केट में सेलिंग पर्पस से उगाते हैं।
और स्टेपल क्रॉप यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि आप अपने खुद के खाने के लिए लाते हैं। जैसे कि स्टेपल क्रॉप के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी हम जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को साइड में रख के एक बारी अमेजन बेसिन से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे अमेजन बेसिन में टैपियोका, स्टेपल क्रॉप में टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, मैनियोक, और कैश क्रॉप में कॉफ़ी, मेज़, कोका। जैसे आपको पता ही होगा कि कोका से जो है को चॉकलेट्स बनती हैं, जैसे डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट्स होती हैं और भी कंपनीज की, वो इसी से बनाई जाती हैं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब जैसे कि ये वीट, मेज़ और ये सुरगम, ग्रेन और मिलेट्स, ये जितनी भी हैं ये यहाँ की हैं स्टेपल क्रॉप हैं। और जो शुगर केन और जूट, ये दोनों हैं कैश क्रॉप। अब बनाना जो आप लोग खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को देता है, खाना चाहिए। उसके जो पेड़ हैं, उसकी प्लांटेशंस हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सिल्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट भी है, कपड़े बनाए जाते हैं उनसे, सिल्क। अब सिल्क का कल्टीवेशन होता है बिहार और असम में। बिहार और असम, अगर आप मैप वर्क अगर आपको अच्छे से पता हो, इंडिया के मैप के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप समझ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है ना कि सिल्क, जो कि सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिसको कहते हैं सिल्क वॉर्म, उससे प्रोड्यूस होता है वो सिल्क। अब जब सिल्क उससे प्रोड्यूस होगा तो ये बिहार और जो असम के लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कहीं तो इनका एक इकोनॉमी का, मेनली तो इकोनॉमी का जो एक सहारा कहते हैं, जो इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ काम है वो है ये सिल्क वॉर्म। सिल्क प्रोड्यूस करेंगे, उसको मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स के ऊपर सेल कर देंगे। उनसे फिर कुछ थ्रेड बना के सेल कर देंगे, कुछ उनसे कपड़े बना के सेल कर देंगे। अब ऐसे अगर माउंटेन्स के ऊपर जाएं, हिल्स के ऊपर जाएं, तो वहाँ पर स्लोप्स हैं, स्लोप डाउन, स्लोप जानते हैं ना, वो है। अब आगे चला जाए, अब जो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर कॉफ़ी फेरस ट्रीज, पाइन ट्री, डेवडर ट्री, फिर ये सभी ट्रीज, फिर एक ट्री का नाम है, ये देखिए ये रहा FIR, फिर, ठीक है। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, कूल ठंडा क्लाइमेट है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर उग जाती हैं। अब यहाँ पर एक डू यू नो फैक्ट है जिसमें है टेरेस फार्मिंग के बारे में बहुत थोड़ा सा दे रखा है। टेरेसेस आर बिल्ट ऑन द स्टेप्स स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस फ्रॉम विच crops are grown. The slope is removed so the water downs does not run off rapidly। मतलब कि ये है कि जैसे हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि माउंटेन है, अब माउंटेन के ऊपर कुछ इस टाइप का सीढ़ी नुमा खेती, जिसको ये क्या हुआ, बात नहीं, दोबारा बना लेते। अब फिर से हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो सीढ़ी के फॉर्म में इस टाइप से जो है वहाँ पर खेती कर ली जाती है। अब ये जो पार्ट है ना, अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ ग्रीन होगा मतलब वहाँ पे खेती की गई है। यहाँ पे खेती की गई, यहाँ पर खेती कर दी, और यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे तक वही चलता रहता है, यहाँ पे खेती कर देंगे, ठीक है। और
अब जैसे ऊपर से जब रेनफॉल होगा तो जो वाटर, जैसे मान लो ये वाटर है, तो ये क्रॉप्स में जो लगेगा और वहाँ पर इकट्ठा होने के बजाय ये स्टेयर्स जो फॉर्म है, ये इनकी वजह से जो है इसे नीचे आ जाएगा और नीचे जाके पहाड़ से नीचे चला जाएगा। अब जब पानी जो है, मेनली अगर आप देखोगे तो जो पानी है वो यहाँ पे एक बढ़िया बात ये हो जाएगी कि जो पानी है और वो यहाँ पर जो है जमा नहीं होगा, वो ऐसे सीधा नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो जो क्रॉप्स हैं वो कभी कभार ज़्यादा पानी मतलब बहुत ज़्यादा मैक्स अमाउंट ऑफ वाटर जब हो जाती है ना, जब ज़्यादा वाटर हो जाता है तब भी कुछ जो फसलें वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए सीढ़ी नुमा खेती जो है पहाड़ों के ऊपर बिल्ड की जाती है ताकि हम पहाड़ों के ऊपर भी खेती कर सकें। अब ये समझ लिया। अब यहाँ पे अगर देखें एनिमल्स में, तो एनिमल्स के अंदर यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ दी रखी हैं। फ़ोटोज़ को ज़रा फोकस कीजिए, फ़ोटोज़ के ऊपर देखिए, फ़ोटोज़ देखिए। अब यहाँ पर जो है ना डेल्टा जो एरिया है, जहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म होता है, मैंने आपको डेल्टा दिखाया है ना, ये देखिए, मैं अब आपको वापस से दिखा देता हूँ। ये मैप भाई आज बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो डेल्टा है, अब इस डेल्टा के आसपास में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं और भी कुछ फॉरेस्ट्स हैं, उनके वहाँ पर जो जानवर मिलते हैं ना, वो है वन हॉर्न राइनो, मतलब राइनो, एक सींग वाला राइनो। क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे। एक्वेटिक लाइफ में देखें तो वहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर है, फ्रेश और साफ पानी है। अब वहाँ पर फिश की अगर जो मोस्ट पॉपुलर जो वैरायटी है वो है रोहू, कैटला, हिल्सा। अब जैसे जो मेनली जो डाइट है लोगों की वहाँ पर, वो है फिश और राइस, जो है ऑलमोस्ट जो है सभी लोगों की एक डाइट है। अब क्या होता है ना कि अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया जो मेन टॉपिक्स थे, आगे भी कुछ मेन टॉपिक्स हैं, बट उससे पहले ना बीच में एक केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी दे रखी है। अब ये केस स्टडी को हम अभी जो है साइड में रख रहे हैं, क्योंकि ये केस स्टडी काम की है नहीं। अगर है भी, अगर एग्ज़ाम में आएगी भी, तो पता है ये केस स्टडी है जो एग्ज़ाम जो बनाएंगे, जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उसके अंदर ये लोग केस स्टडी के अंदर ये पूरी कहानी लिख के दे देंगे आपको। फिर आपको इसमें से देख के आंसर तो दे ही दोगे, यहाँ तक लिख के दे देंगे। इसमें देख के आंसर तो आप दे दोगे। अब जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, अब आपको पता है कि ये जो फिर से मैप, ये जो एरिया है, ये मैं वापस आ चुका, ये जो पूरा है, ये पूरा जो है एरिया, ये पूरा प्लेन एरिया है। यहाँ पर हम अपने घर बसा सकते हैं, जैसे हमने बसा भी रखे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बिग सिटीज़ हैं, बिग टाउन्स हैं। कुछ सिटीज़ के नेम दे रखे हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। और 10 लाख, हाँ, तो बिग सिटीज़ हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। अब आप जो है, अब मैं आपको एक काम दे देता हूँ कि आपको जो है इन सभी सिटीज़ के कमेंट बॉक्स में नाम लिखने हैं, और फिर आपको क्या करना है कि ये किस स्टेट के अंदर है वो भी लिखना है। अब यहाँ पर आप एक फ़ोटो देखिए, है ना। अब ये सिटी, अगर आप ये जो भी टाउन सिटी है, इसमें आप देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। ये हमारी जो पानी, जो आपका एरिया दिख रहा है, ये हमारी रिवर गंगा है, ओके, रिवर गंगा है। और ये जो यहाँ पर जो आपको ये जो सिटी या टाउन दिख रहे हैं, ये है वाराणसी, वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा।
अंडरस्टैंडेड। अब देखिए, अब आगे देखें तो यहाँ पर एक डू यू नो फैक्ट के अंदर है, ये जो है कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर बाहर से पूछ लेते हैं, बाहर से चीज़ें पूछ लेते हैं। इन डू यू नो फैक्ट से जो है MCQs फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी ज़्यादा बार या 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर लिख रखा है टू कंजर्व द रिवर गंगा नामामी गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिटिएटेड। मतलब कि एक सिंपल एक प्रोग्राम को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया नामामी नाम से, जो कि हमारी रिवर गंगा के लिए था, जो पॉल्यूट हो रही है दिन प्रतिदिन। और मैं इसलिए आपको यही कहूँगा कि कम से कम यूज़ करो प्लास्टिक बैग्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर all the 4 ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin, ठीक है। अब हमारा चैप्टर काफ़ी कम बचा है। यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज और जो एयर के अंदर एरोप्लेन्स ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मिल जाएंगे आपको, एयरपोर्ट्स भी हैं यहाँ पर। अब जो एक रिवर है, एक रिवर है हुगली रिवर, कोलकाता एक प्लेन है, एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, एक इम्पोर्टेंट सेंटर है रिवर हुगली के किनारे पे, ठीक है। हुगली रिवर नाम याद कर लेना। मतलब जो प्लेन एरिया है कोलकाता, यहाँ पर बुक में ही लिखा हुआ है, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए लाइन लिखी हुई है, द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी हैं। तो अब ये हमारा एक पैरा बचा है, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of the river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga, and Arunachal Pradesh with the distinct tribal culture are some of the places first a visit। मतलब कि ये पैरा ये बता रहा है कि जो मेन जो चीज़ें हैं वहाँ पर रहने के लिए, जो टूरिज़्म को जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो देखें तो ताजमहल, ताजमहल आपको पता ही होगा, ताजमहल रिवर यमुना की तट पर है आगरा में। बुद्धिस्ट स्तूपास, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिस्ट स्तूपास उत्तर प्रदेश के अंदर है, असम के पास जो है अपने असम के पास अपने खाजीरंगा जगह है, और लखनऊ में है इमामबरा। अब ना देखो, आपको पता ही होगा ये कि जो असम है, अब जैसे एक दो वर्ड यहाँ पर जिनमें ज़्यादातर लोग जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, मनसा और मानस। मानस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम के अंदर, और मानस एक देवी टेम्पल है। इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। मनसा एक देवी टेम्पल, मानस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, मतलब विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए एक जगह है वहाँ पर ट्राइबल कल्चर के बारे में जो है चीज़ें हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर का हमने क्लास 7th
ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन को समझ लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है करवा दूंगा। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग साथ साथ लिख लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर ना कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं। ट्रिब्यूटरीज, स्लैश एंड बर्न, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टेरेस फार्मिंग। अब मैं साथ साथ इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लोगों को फटाफट वो डेफिनेशंस को नोट करिएगा। ट्रिब्यूटरीज, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। स्लैश एंड बर्न की डेफिनेशन, स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेशन लैंड where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. These are then burnt when which releases the nutrients into the soil। अब population density का लिखिए, it means a number of persons that live in 1 square kilometer of area। लिख लिया, हो गया। अब नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग का लिखिए लास्ट। टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टेप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। सो ये हमने डेफिनेशंस भी पढ़ ली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के अंदर हमने क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ये तो आप लोगों को भी पता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और पढ़कर कैसा लगा, क्या मुझे ऐसी और वीडियोस क्लासेस की जो हैं बनानी चाहिए, उसके बारे में आप मुझे बताइएगा। क्या मुझे ऐसा चीज़ें ये बनानी चाहिए और भी ऐसी वीडियोस, लेक्चर्स लाने चाहिए, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।